बार फिर से स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री ने खड़ा पत्थर हाटकोटी रोडू सड़क का किया निरीक्षण। ठेकेदारों को तय समय के भीतर परियोजनाएं पूरी करने के दिए निर्देश। हमीरपुर में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक संपन्न। केंद्र सरकार की हर योजना को जनता तक पहुंचाया जाएगा, कहा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने। नड्डा एवं आशा कुमारी पहुंचे शिमला, दोनों ने भरा कार्यकर्ताओं में जोश। पंजाब की प्रभारी बनने के बाद पहली बार पहुंची आशा कुमारी शिमला। और डलहौजी के पत्रकार पर रोजगार कार्यालय के अधिकारी ने किया हमला। पत्रकारों पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेस की रैली में जिस तरह से हमीरपुर टाउन हॉल में स्टेज पर कांग्रेसी नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसमें सरकार और संगठन दोनों तरफ से पूर्ण उपस्थिति मंच पर देखी गई। बेशक दीपक शर्मा और पूर्व विधायक मंजीत डोगरा के बयान एक नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दे गए, जिसमें संगठन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाना चर्चा का विषय भी बना रहा। कांग्रेस रैली में जिस तरह से हमीरपुर टाउन हॉल में स्टेज पर कांग्रेसी नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसमें आकर और संगठन दोनों तरफ से पूर्ण उपस्थिति मंच पर देखी गई। इन सब के बीच में सभी राजनेताओं की उपस्थिति सुखविंदर सिंह को राजनीतिक का एहसास भी करवा गई। हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा से सबसे अधिक चाहवान रहे हैं और मंच पर रमेश डोगरा और सुरेश कुमार सक्षम नजर आए। जहां तक हमीरपुर विधानसभा की बात है, यहां नेतृत्व की कमी जरूर खली, पर यहां पर कोई नेता ऐसा नहीं दिखा जो आने वाले चुनावों में प्रेम कुमार धूमल के सामने टिक सके। इस तरह से कांग्रेस के इस कार्यक्रम में 2017 की राजनीतिक विषाक्त विचती नजर आई और अब निगाहें आने वाले अक्टूबर की रैली पर है कि तब तक क्या समीकरण हमीरपुर में बदलेंगे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में लगभग 30,000 भवनों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा लगाया गया अध्यादेश विवादों में घिर गया है। इस अध्यादेश पर नगर निगम शिमला द्वारा बुलाए गए विशेष सदन में कई सवाल उठे और इस अध्यादेश को निरस्त करने की मांग सामने आई है। नगर निगम शिमला ने इस अध्यादेश को शिमला की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाने पर बल दिया और जहां पर जिसका मकान है उसको उसी रूप में नियमित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा दोनों ही दलों के पार्षदों ने इस अध्यादेश को सवालों के घेरे में खड़ा किया और कहा कि इसमें नियमित करने को लेकर जो फीस रखी गई है वो बहुत ज्यादा है। साथ ही इसके स्लेब सिस्टम में भी कई खामियां हैं। दूसरी सबसे बड़ी खामी पुराने भवनों को लेकर है, जिनको बेवजह पैसा देना पड़ेगा, जबकि कई क्षेत्र बाद में नगर निगम शिमला के अधीन आए उनको भी बेवजह पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अतः इन सारी बातों पर राय लेकर सरकार इस अध्यादेश को विधानसभा में पारित करवाए। उधर नगर निगम शिमला भी इस अध्यादेश को शिमला की जनता के हितों के खिलाफ करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ऐसी नीति बनाए जिसमें एक साथ सभी भवन मालिकों को राहत मिल सके और जिसका मकान जैसे जहां पर बना हुआ है उसे उसी रूप में उसी जगह पर नियमित किया जाए। लेकिन ये जो अध्यादेश है इसमें कई खामियां हैं, जिससे शिमला की जनता का भला होने वाला ही नहीं है और इन कमियों की वजह से लोग आवेदन करने से घबरा रहे हैं। वो ये जो अभी सरकार जो है रेगुलराइजेशन के लिए पूरे प्रदेश में जो ऑर्डिनेंस लेकर आई है, उस पर जो है हमारे जो अधिकारी हैं टीसीपी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला से, उन्होंने जो है इसके बारे में जो है यहाँ पर एक प्रस्तावित प्रेजेंटेशन किया और उसके बाद जो है माननीय सदन के अंदर चर्चा की गई, क्योंकि विशेष तौर पे बहुत सारे ऐसे इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं जिसके माध्यम से जो है आम जो शहरी है जिसने यहाँ पर पहले भी मकान बनाया या अभी मकान बनाया है, चाहे वो मर्ज्ड एरिया का है चाहे पुराने शहर का है, तो उसके लिए जो है ये अधिकांश लोग जो है इसके अंदर जो है फॉल नहीं करेंगे, क्योंकि जो सेटबैक का क्राइटेरिया है, अगर आप देखें
दो तरह के इश्यूज यहाँ पर है। एक है जो पुराने शहर के अंदर, शिमला शहर में अधिकांश बिल्डिंग जो है वो 80, 90, 100 साल पहले की बिल्डिंग्स है, ना तो उनके नक्शे हैं और यहाँ तो उनके मालिकाना हक का भी जो बड़ा सवाल है जो उनका है, तो वो कभी भी जो है अपनी रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसमें जो है त्रुटि रहेगी। फिर दूसरा इशू है जो मर्ज एरिया को लेकर है। मर्ज एरिया में जिन्होंने जो है मर्ज होने से पहले जो है मकान बना दिए थे, अपनी पूरी जमीन कवर कर दी थी, वो लोग भी जो है इसमें नहीं आएंगे। तो विस्तृत चर्चा के बाद जो है इन क्लॉजेज को जो है हमारे सदन ने जो है निरस्त किया है, और विशेष तौर पे जो इसमें एक एच में जो क्लॉज रखी गई है कि जिन लोगों का इसमें जो है वो फॉल नहीं करेगा, उनका डिस्कनेक्शन ऑफ सर्विसेज, जिसमें बिजली पानी का डिस्कनेक्शन है। और अतः निगम सदन ने इस अध्यादेश में निहित खामियों के चलते निरस्त करने का फैसला लिया है। अध्यादेश के माध्यम से भी नियमित नहीं किया जाएगा। यही नहीं, सरकार ने साफ किया है कि ग्रीन बेल्ट एरिया घोषित होने के बाद इनमें बने अवैध भवनों को भी नियमित नहीं किया जा सकेगा। दोनों ही मामलों में अवैध निर्माणों पर सरकार की निगाह रहेगी। अध्यादेश के दायरे से बाहर के अवैध भवनों के बिजली पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके बाद टीसीपी नियमों में अवैध भवनों को नियमित करने को लेकर कोई छूट नहीं दी जा सकेगी। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। सरकारी आश्वासनों संबंधी संसदीय समिति शिमला के दौरे पर है। इस संसदीय समिति का नेतृत्व सांसद रमेश निशंक पोखरियाल कर रहे हैं। शिमला में समिति ने 4 विभागों की बैठक ली, जिसमें बैंकों की समस्याओं, ऑयल कंपनी एवं ऊर्जा को लेकर चर्चा की गई। संसदीय समिति का नेतृत्व सांसद रमेश निशंक पोखरियाल ने बताया कि नैनीताल से संसदीय समिति का दौरा शुरू हुआ था, जो उक्त 4 बातों पर संबंधित विभागों से फीडबैक लेकर उनमें सुधार लाने के लिए कार्य कर रही है, ताकि बैंकों का पैसा ना डूबे और ऊर्जा क्षेत्र में और अधिक कार्य हो। साथ ही ऑयल कंपनियां भी जिम्मेदारी से अपना कार्य करें। उत्तराखंड में बार बार आ रही आपदाओं पर निशंका ने कहा कि हिमालय श्रृंखला हिलती रहती है, जिसके चलते उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में एक प्राधिकरण बनाया था और हिमालय को बचाने के लिए कोई नीति बनाई जानी चाहिए ताकि इसे बचाया जा सके। तो लगातार दे रहा है, और प्रधानमंत्री जी को आपने देखा होगा कि चाहे नेपाल में होता है, चाहे कश्मीर में होता है, जहाँ भी होता है, सबसे पहले जब 2013 की आपदा आई थी तभी वो मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे। लेकिन मैं दूसरी बात कर रही हूँ, जो हिमालय की जो बेल्ट है, जिसमें हमारा उत्तराखंड से लेकर हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक है, ये जो हिमालय है ये यंगेस्ट पर्वत है, और ये जो श्रृंखला है इसकी वो बहुत हिलती है। इसलिए मैं जब मुख्यमंत्री था तब हमने एक बाकायदा एक प्राधिकरण बनाया था, हिमनद प्राधिकरण बाकायदा। और अभी भी हमने एक लोकसभा में हम लोग एक कानून को लाए थे बनाने के लिए, एक विधेयक लाए थे, जिसमें मेरी व्यक्तिगत इच्छा ये थी कि हिमालय का अलग कोई मंत्रालय होना चाहिए जो इस पर बिल्कुल विचार करे। इनकी परिस्थिति भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक बिल्कुल अलग है हिमालय। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं 2010 में भी बहुत आपदा आई थी, तब मैं मुख्यमंत्री था उत्तराखंड का, पूरे राज्य में तहस-नहस हुआ था। 2013 में तो आपने देखा क्या प्रलय हुआ है, और लगातार हो रहा है। तो इसके लिए जब तक अलग नीति नहीं बनेगी तब तक हिमालय का विकास नहीं होगा, और वर्तमान गवर्नमेंट इस दिशा में काम कर रही है। सर, जो राजनीतिक उथल-पुथल उत्तराखंड में होगी, राजनीतिक उथल-पुथल के लिए वहाँ कांग्रेस जिम्मेदार है, वो अपने घर को नहीं संभाल पाती है, वहीं वो उनके घर के लोग भागते हैं और फिर रोते रहते हैं, वो कभी फिर इस पर आरोप, कभी उस पर आरोप। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 2017 में भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी और हिमाचल में बनाएगी। केंद्र सरकार इसको लेकर कार्य कर रही है। उत्तराखंड में राजनीतिक हालात पर निशंक ने कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति का काम जो पार्लियामेंट में जो आश्वासन होते हैं उनकी समीक्षा करना होता है, और 3 महीने के अंदर वो आश्वासन पूरे नहीं होते हैं तो उसका साक्ष्य लेना होता है। ये काम इस समिति का है। और हमारी समिति पिछले कई प्रदेशों में हमारा प्रवास, जो स्थानीय साक्ष्य भी लेते हैं हम, और आज पहले देहरादून नैनीताल से शुरू हुआ था, फिर देहरादून, फिर लखनऊ, दिल्ली,
और फिर चंडीगढ़, और इस समय हम लोग हिमाचल में हैं। आज हमारी समिति का ये अंतिम दिन है इस समय का, और आज भी हम लोगों ने 4 मंत्रालयों को यहाँ पर बुलाया था। पहले तो जो बैंक से संबंधित होते हैं, बैंक के जो ऐसे खाते हैं जिनके कारण आर्थिक प्रगति पर भी हमारे प्रभाव पड़ता है, एनपीए खाते जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए का होता है, वो क्यों हो रहे हैं उसकी समीक्षा थी और कैसे करके उसमें सुधार हुए। ये सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए थे। और दूसरा जो आश्वासन था, वो आश्वासन ये जो हमारी गैस एजेंसियां हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, इनके वितरण की उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं होती, क्या नीति है, क्या नई नीति है। मुझे खुशी है कि बिल्कुल भारत सरकार ने नई नीति जो बनाई है उसमें बहुत पारदर्शिता बरती गई है, और उन आश्वासनों को पूरा करने से संबंधित भी था हमारा। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने खड़ा पत्थर हाटकोटी रोहड़ू सड़क का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को सेब सीजन शुरू होने से पहले सड़क का अधिक से अधिक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जहां आवश्यकता हो वहां संपर्क सड़कों को चौड़ा करने व इनकी मुरम्मत प्राथमिकता के आधार पर करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रोहड़ू के दशालनी में क्रमशः 1.58 करोड़ रुपए और 1.33 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक आदर्श विद्यालय के नवनिर्मित भवन और विज्ञान प्रयोगशाला खंड का लोकार्पण किया। उन्होंने रोहड़ू में 70 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित बचत भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसर में स्कूल के एक अतिरिक्त खंड का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित विभाग को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। निर्माण में देरी पर असंतोष जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से कार्य में हुए विलंब की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त खंड के लिए धनराशि और साइट प्लान स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने इस अतिरिक्त खंड की समूची योजना तुरंत तैयार करने के निर्देश दिए। इस योजना में लड़कियों के लिए छात्रावास, खेल मैदान, कक्षा कमरे और परिसर के चारों ओर 4 दीवारी का प्रावधान करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं में देरी के लिए ठेकेदारों को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि उन्हें सौंपे गए कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के कार्य में देरी के लिए जिम्मेवार सभी संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वीरभद्र सिंह ने सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए स्कूली बच्चों को अपनी ऐच्छिक निधि से 10,000 रुपए देने की घोषणा की।
के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। शिमला में आज कांग्रेस भाजपा दोनों के ही दिग्गज नेता एवं प्रदेश की राजनीति में अपना अलग कद बना चुके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा व पंजाब की नवनियुक्त प्रभारी आशा कुमारी का दिन था। दोनों ही का आज शिमला राज्य अतिथि गृह पीटर में भव्य स्वागत किया गया। पंजाब का प्रभार एवं बूक का सदस्य बनने के बाद पहली बार शिमला पहुंची आशा कुमारी ने 2017 मिशन रिपीट के लिए कार्यकर्ताओं को जुट जाने का आह्वान किया और वीरभद्र सिंह को 7वीं मर्तबा मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की नसीहत दी। शिमला पहुंची आशा कुमारी ने पंजाब का प्रभार सौंपने के लिए सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस की स्थिति आज भले ही कमजोर है, लेकिन पंजाब से कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिलेगी और आगे चलकर हिमाचल में भी कांग्रेस रिपीट करेगी। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वह 7वीं बार हिमाचल की बागडोर संभालेंगे। मैं सोनिया गांधी जी की बहुत आभारी हूँ, राहुल जी की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता और सचिव होने के नाते जो उन्होंने मेरी कार्यशैली देखी, उसके एवज में उन्होंने मुझे CWC का मेंबर और पंजाब का प्रभार दिया है। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि पंजाब के जो नेता हैं उनके साथ मिलकर के कांग्रेस की वहाँ सरकार को स्थापित करने के लिए हम कदम उठाएं। देखिए, चुनौती तो हर चुनाव होता है। पंजाब का चुनाव भी हमारे लिए इसलिए भी चुनौती है कि पिछले 10 साल से अकाली भाजपा सरकार वहाँ पे स्थापित है और हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हमारे और उनके बीच में जो फासला है वो बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि सरकार में जो हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। हमारे भी वहाँ 40-42 विधायक हैं और हमको 40-42 से 60 की तरफ जाना है। ये सब मिलकर के अभी इन्होंने 45 दिन का कार्यक्रम हर चुनाव क्षेत्र का रखा है, उसमें कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस का संगठन वहाँ बहुत मजबूत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार का नेतृत्व राजा वीरभद्र सिंह जी कर रहे हैं, जो कि न केवल हिमाचल के पर पूरे हिंदुस्तान के किसी भी पार्टी के अगर हम देखें तो सबसे वरिष्ठतम और अनुभवी नेताओं में से एक हैं। अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, 6ठी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। हम सब मिलके उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पे 7वीं बार उनको मुख्यमंत्री बनाने के मिशन पे आज से ही लग गए हैं। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। ग्रामीण अंशकालीन जलवाहकों ने मंडी जिला मुख्यालय पर रोष रैली निकाली और उपायुक्त मंडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को ग्रामीण अंशकालीन जलवाहकों ने रोष रैली निकाली और जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन भेजा। अंशकालीन जलवाहक संघ के प्रदेश महामंत्री भुट्टो राम ने कहा कि संघ की मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा है और मुख्य मांगे अंशकालीन जलवाहकों का वेतन दिहाड़ी के हिसाब से 4 घंटे के हिसाब से दिया जाए। जलवाहक कम सेवादार को 5 वर्ष का सेवाकाल करने पर नियमित किया जाए ताकि 10 वर्ष का सेवाकाल दोनों की सेवा जोड़कर 10 वर्षों में नियमित हो जाए। मैं अंशकालीन जलभाग कम सेवादार का राज्य स्तरीय का महामंत्री भुट्टो राम हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ। आज आपका नाम? भुट्टो राम जी। सर, हमने आज जो विज्ञापन डीसी की माध्यम से सरकार को भेजा, उसमें इस प्रकार की मांग है कि 1997 से लेकर 2016 तक जलभाग जो आज 18 वर्षों 19 वर्षों से अपनी स्कूलों में सेवा देते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार के बार मिलने पर हमें एक आश्वासन मिलता ही चला जा रहा है। सरकार हमारा विधिपूर्व से डिमांड सरकार नहीं मान रही है। आज जो विज्ञापन हमने भेजा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 3000 के लगभग सेवादारों के पद जो खाली चले हुए, उन पदों को जलभाग कम सेवादार से भरा जाए।
अन्यथा अगर सरकार अन्य विभागों से भरने की उस पदों को कोशिश करेगी तो पूरे हिमाचल के प्रदेश सड़कों पे उतर जाएगी। दूसरी मुख्य मांग हमारी यही है कि जो अंशकालीन जल विभागों का पार्ट टाइम का समय है उस आधा समय को जल विभाग कम सेवा में जोड़ा जाए ताकि ये बेचारे जल्दी ही नियुक्त होने की संभावना बन जाए। तीसरी मांग हमारी यही है कि दीपावली, गर्मी, सर्दियों की छुट्टियों का वेतन जलवायु वर्ग को नहीं दिया जा रहा, तो सरकार से इस प्रकार से मांग की जाती है कि जितनी एक साल में 52 दिन की छुट्टियां बनती है 52 दिन छुट्टियों का वेतन इन लोगों को दिया जाए। तीसरी मांग हमारी ये भी है कि सेवानिवृत्त जो 58 वर्ष कर दी गई 4th क्लास की, हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको 60 वर्ष की जाए, क्योंकि 2012 से ये पूर्व सरकार ने इस पर बैन लगाया था। तो हमारी अब 10 दिन के अंदर सरकार से अल्टीमेट मांगा, 10 दिन के अंदर अगर हमारी सरकार हमारी मांगे नहीं मिलती तो पूरे हिमाचल के अंदर जो 15,000 के लोग हैं वो सड़कों पर उतर जाएंगे, आंदोलन कर देंगे और सरकार का सचिवालय जाके सरकार का घेराव कर देंगे। भुट्टो राम ने कहा कि जो पद चतुर्थ श्रेणी के प्रमोशन द्वारा भरे जाते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष की बजाय 60 वर्ष की जाए ताकि इस वर्ग को कुछ राहत मिल सके। भुट्टो राम ने कहा कि संघ की मांगे पूरी न होने की सूरत में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बड़ा दुख का विषय है, महंगाई आसमान छूती चली जा रही है। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।